प्रिय छात्र, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने वैद्युत द्विध्रुव के बारे में पढ़ा और यह भी पढ़ा कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे हम प्राप्त करते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसके निरक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे प्राप्त करेंगे, इसका सूत्र क्या होगा, इसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं चित्र में, ये माइनस क्यू आवेश है, ये प्लस क्यू आवेश है। दोनों के बीच की दूरी टोटल तो 12 है, लेकिन मध्य बिंदु से माइनस क्यू की दूरी L और मध्य बिंदु से प्लस क्यू की दूरी यहाँ L है। अब यहाँ इसके लंबार्धक पर, लंबार्धक हम कहते हैं इसलिए क्योंकि एक तो ये रेखा इसके मध्य बिंदु से जा रही है और दूसरी कि ये लंबवत है, 90 अंश के कोण पर है, तो इस रेखा का नाम होता है लंब अर्धक। लंब अर्धक रेखा पर यहां पर एक बिंदु है P, जो कि यहां से R दूरी पर स्थित है। इस बिंदु पर हमें निकालना है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि माइनस क्यू से P की दूरी क्या है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर L है और यहाँ पर R है और यहाँ एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो पाइथागोरस प्रमेय से आप लिख सकते हैं R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और उसको अंडर रूट कर दीजिए। तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और इसको रूट में डाल दीजिए। तो ये हो गया A से P की दूरी। बिल्कुल इसी प्रकार से हम यहाँ पर भी समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ ये दूरी क्या होगी, B से P की दूरी क्या होगी, तो वही दूरी होगी, क्योंकि यहाँ भी ये R है और ये L है। तो ये दूरी भी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इस तरह से हो जाएगी, इसको रूट में डाल दीजिए। तो ये दूरी तो हमने निकाल लिया। अब हम देखेंगे कि प्लस क्यू के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसको अगर हम E1 मान लें तो E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के परा वैद्युतांक है, Q अपॉन प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लिख रहे हैं, तो दूरी तो यही होगी अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर R का स्क्वायर होता है, इसलिए अंडर रूट को हम हटा देंगे। तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होगा। इस चूंकि हम जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि होती है, तो इसका दिशा भी होना चाहिए। दिशा क्या होगा, आइए देखें। तो प्लस का दिशा क्या होता है, प्लस से दूर जाते हुए, और माइनस की दिशा होती है माइनस आवेश की तरफ आते हुए। तो यहां पर ये प्लस आवेश है, तो प्लस से दूर जाते हुए यहां पर दिशा होगी, मतलब इसी लाइन के अनुदेश ये आगे की तरफ ऐसे बढ़ जाएगी। तो इसको हम बना रहे हैं, अच्छा से आप भी बनाते रहिए। ये हो गया। इसको हमने मान लिया कि ये है E1, अच्छा से इसको आप लिख लेंगे E1। तो इसकी दिशा क्या हुई, B से P, इसकी दिशा है B से P के तरफ, यानी कि आप हम लिख सकते हैं BP दिशा में, BP दिशा में। ओके, ये सब नोट करते हुए आप चलेंगे। अब हम देखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। अगर उसको हम E2 मान लें, E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ये तो बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा। आवेश भी तो दोनों का बराबर ही होता है और दूरी भी बराबर है, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, लेकिन दिशा भिन्न भिन्न है। तो और दिशा इसका क्या होगा, माइनस क्यू की तरफ आते हुए, यानी कि बिंदु P से माइनस क्यू की तरफ आते हुए इसकी दिशा होगी। तो ये हो गया इसका दिशा। तो आप देख रहे हैं E1 का दिशा यहाँ पर,
और ये इसको हमने E2 मान लिया है, इसको E2, यह जो है माइनस क्यू के कारण बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2, ये आप देख रहे हैं दिशा, यहां पर देखेंगे PA दिशा में, PA दिशा में। ओके, अब आइए हम जानते हैं ये जो दोनों दिशाएं हैं E1 की और E2 की, ये दिशाएं भिन्न भिन्न हैं। E1 को हम चाहें तो दो घटकों में वियोजित कर सकते हैं, तो इसको हम दो घटक में वियोजित करने जा रहे हैं। तो एक तो घटक ये हो जाएगा, देख रहे हैं आप E1 का एक घटक ये आ गया और दूसरा घटक इस तरह से होगा। इसी प्रकार से हम E2 के भी दो टुकड़े कर सकते हैं, दो घटक कर सकते हैं। एक तो घटक ये हो गया और एक घटक इसी पर आ जाएगा, तो इसके भी दो टुकड़े हो गए, एक टुकड़ा ये हो गया, दूसरा टुकड़ा इसी पर आएगा, और इसके दो टुकड़े हो गए E1 के, एक टुकड़ा ये हो गया और दूसरा टुकड़ा इस पर आया। आइए थोड़ा सा हम लोग कोण के बारे में जान लेते हैं। जैसे यहां पर कोण अगर हम थीटा मान लें तो यहां का कोण भी थीटा होगा, क्यों? अच्छा, इस अक्ष के लिए हम यहाँ पे एक लाइन खींच दिए और यह जो आप रेखा देख रहे हैं ये, इसके लिए हम यहाँ पे एक लाइन खींच दी और यह जो रेखा है दोनों को काटते हुए आगे बढ़ रही है, इसके लिए हमने ऐसे लाइन खींच दिया। तो फिर यह जो कोण है इस कोण के तो बराबर होगा, क्योंकि ये संगत कोण है। तो यहाँ पर ये दोनों संगत कोण बना रहे हैं, इसलिए ये दोनों कोण बराबर होंगे। तो ये थीटा है, ये भी थीटा ही कोण होगा, मैंने बिल्कुल ये दोनों बराबर होंगे। ये क्यों दोनों बराबर होंगे, सवाल ये उठता है। तो आप देखिए यह रेखा है सीधी और ये भी रेखा है, बिल्कुल एक दूसरे के समांतर है, और ये रेखा ये रेखा दोनों रेखाओं को काट रही है, दोनों समांतर रेखाओं को ये काट रही है। तो ऐसे काट दी, तो हम कह रहे हैं कि एक ये एंगल, मतलब एक ये एंगल और एक ये एंगल, ये एंगल मैं बतला रहा हूं कि ये दोनों एंगल बराबर होंगे, बराबर होंगे ये दोनों एंगल, क्योंकि ये अंत एकांतर कोण है इसलिए बराबर होंगे। तो यह एंगल और यह एंगल दोनों कोण अंत एकांतर कोण बना रहे हैं तो बिल्कुल बराबर होंगे, ठीक है। और ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि हम तो जानते हैं ये वैद्युत द्विध्रुव है और इसके मध्य बिंदु से जा रहे लंबार्थक पर है। आप समझिए लंबार्थक के किसी भी बिंदु से अगर इसको ऐसे मिला दिया जाए तो यह जितनी दूरी होगी उतनी ही दूरी ये भी होगी, सेम दूरी होगी। और त्रिभुज में क्या होगा, दो भुजाएं बिल्कुल बराबर हैं तो जो कोण बनाती हैं वो कोण भी बराबर होते हैं। तो ये दोनों कोण बराबर हो गए और इसके बराबर ये हुआ और इसके बराबर ये हुआ, तो ये आपस में भी दोनों कोण बराबर हुए। अब हम यह जो घटक है क्या होगा निकालना चाहते हैं। तो आप देख रहे हैं यहां एक त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज यहां पर बनेगा और इसमें यह जो भुजा है वो कोण के सामने है तो लंब कहलाएगी, और इसी भुजा के बिल्कुल बराबर ये भुजा है तो ये भी लंब ही हुआ। यानी कि E1 का हम लंब घटक लेने जा रहे हैं, तो E1 का लंब घटक होगा E1 sin थीटा। इसी प्रकार से यह जो घटक होगा E1 का आधार घटक होगा, तो आधार घटक हो जाएगा E1 cos थीटा। ठीक इसी प्रकार से इसका जो हम दो घटक लेते हैं तो आप देख रहे हैं ये कोण है और कोण के सामने ये लंब होगा और इसी लंब के बराबर ये है, तो ये क्या हो जाएगा, लंब घटक होगा। तो लंब घटक होगा E2 sin थीटा हो गया, ये लंब घटक होने के कारण। लेकिन यह इधर भी एक घटक बनाएगा तो वो घटक हो जाएगा, आधार घटक होगा वो, और उसको हम कहेंगे E2 cos थीटा। इसमें एक बहुत बड़ी विशेषता हम ये देख रहे हैं कि E1 का जो ये घटक है लंब घटक और E2 का जो लंब घटक है
E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा, ये दोनों परिमाण बराबर हैं, इनकी मात्रा बिल्कुल बराबर है, लेकिन इनकी दिशा विपरीत है। तो दो वेक्टर जिनका परिमाण बिल्कुल बराबर हो और इनकी दिशा विपरीत हो, वे दोनों वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। तो ये दोनों वेक्टर तो खत्म हो गए, समाप्त हो गए। अब बचा ये वेक्टर, इसमें आप देख रहे हैं कि E1 cos थीटा, E1 cos थीटा E1 ने दिया है, E2 cos थीटा E2 ने दिया है, और दोनों ही वेक्टर इसी पर है, इसी पर स्थित है, दो वेक्टर याद रखिए, और दोनों की दिशा सेम है। तो वेक्टर में हमने पढ़ा, सदिश के योग में हमने पढ़ा कि अगर दो वेक्टर एक ही दिशा में हो तो उनका परिणामी क्या होता है, दोनों को जोड़ देते हैं, दोनों के परिमाण जुड़ जाते हैं। तो यहां पर परिणामी क्या होगा, इनको हम जोड़ देंगे तो परिणामी प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से हमने देखा कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण इसके निरक्षीय रेखा पर किसी बिंदु पर स्थित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यही होगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब इन दोनों को अगर हम जोड़ दें, E1 cos थीटा E2 cos थीटा को, तो फिर यहां पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात हो जाती है। तो अब हम उस दिशा में बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आइए यहां पर देखा जाए, आप लिख भी सकते हैं, ये सब आपने नोट कर लिया होगा, आगे लिख लीजिए। प्लस Q से बिंदु P पर बने वैद्युत क्षेत्र E1 को दो घटकों में वियोजित करने पर E1 साइन थीटा जो वैद्युत द्विध्रुव के लंबवत है, एवं E1 cos थीटा जो वैद्युत द्विध्रुव के समांतर है। इसी प्रकार से E2 को भी हम दो घटकों में वियोजित कर सकते हैं, E2 साइन थीटा जो वैद्युत द्विध्रुव के लंबवत है, E2 cos थीटा जो वैद्युत द्विध्रुव के समांतर है। अब इसके बाद लिखेंगे, चूंकि E1 साइन थीटा व E2 साइन थीटा परिमाण में बराबर एवं दिशा में विपरीत हैं, इसलिए ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। आगे E1 cos थीटा तथा E2 cos थीटा दोनों की दिशाएं एक ही तरफ हैं, इसलिए ये दोनों जुड़ जाएंगे। इतना आपने लिख लिया होगा, तो फिर हम अब आगे बढ़ रहे हैं। ओके, E is equal to E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। इस बात की जानकारी हम लोगों को हो चुकी है। अब हम आगे बढ़ते हुए लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस cos थीटा। E1 के स्थान पर इसको हमने लिखा है और इसके बाद हम लिखेंगे cos थीटा। ओके, प्लस E2 के स्थान पर भी यही चीज लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर cos थीटा। इसमें हम देख रहे हैं कि जो पद ये है सेम वही पद ये है, यानी कि दोनों जुड़ जाएंगे, या यूं कहें कि इसमें हम Q मतलब ये जो पार्ट है इस पार्ट को हम कॉमन ले लें, ये भी बात हम कर सकते हैं। तब क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। cos थीटा इसमें बचेगा और इसमें cos थीटा बचेगा, तो यहां पर हम लिख सकते हैं 2 cos थीटा। तो cos थीटा के बारे में हम समझ लेते हैं cos थीटा, और आप जानते हैं cos थीटा आधार बटा कर्ण, cos थीटा आधार बटा कर्ण होता है। तो आइए यहीं से हम ले लें
जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में यहाँ तो 90 डिग्री है, 90 अंश, तो 90 अंश के सामने ये कोण हो गया और ये कोण है तो कोण के सामने ये लंब हो गया, तीसरी भुजा जो बची वो आधार। तो यहाँ पर हम cos थीटा इज इक्वल टू आधार बटा कर्ण ले सकते हैं। तो आधार क्या होगा L और कर्ण क्या होगा अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहां पर हम लिख सकते हैं cos थीटा की जगह पर लिखिए परंतु cos थीटा इज इक्वल टू L अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो cos थीटा के जगह पर यहां पर जो cos थीटा आया हुआ है यहां पर इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं। ओके, तो लिखेंगे तो क्या प्राप्त होगा, लिखेंगे तो यहां पर लिखा जाएगा L अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और यहां पर एक बात हम और कर लेते हैं, जैसे ये रूट में दिखलाया गया है, करणी के अंदर दिखलाया गया है, लेकिन इसको हम घात के रूप में अगर लिखना चाहें तो घात के रूप में भी इसको हम लिख सकते हैं। घात के रूप में लिखेंगे 1/2। और इस प्रकार से यहां पर हम देख रहे हैं, थोड़ा इसको अच्छा से लिख लिया जाए, यहाँ पर 2 हो गया। ओके जी, यहाँ पर जो पावर है 1 है, यहाँ पर पावर 1/2 है, तो 1.5 हो जाएगा, यानी कि 3/2। और इसी भी जैसे घातों को आप जोड़ेंगे तो क्या होगा 1 + 1/2, तो 3/2 हो जाएगा। तो इसको हम एक साथ में लेना चाह रहे हैं। E इज इक्वल टू 1/4πε0k। देखिए यहाँ पर 2QL की जगह पर क्या लिख सकते हैं, वैधो द्विध्रुव आघूर्ण P लिख सकते हैं। तो यहां पर आप लिखेंगे P, ये P हो गया 2QL के स्थान पर। और यहां पर हम क्या लिखने जा रहे हैं, देखिए R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ब्रैकेट, यहां पर पावर 1 है, 1/2, इनको जोड़ेंगे आप तो ये हो जाएगा 3/2। ओके, तो इस तरह से आप लिखिए। कल भी हमने बताया था कि साथ साथ में आप लिखते चलिए। कॉपी तो बिल्कुल बना ही लीजिए, आप कलम उठा लीजिए और जैसे जैसे मैं ये पढ़ाते जा रहा हूँ उस तरह से आप लिखते भी जाइए, नोट्स बनाते जाइए। नोट्स बहुत ज़रूरी है, बिना नोट का सिर्फ वीडियो देखने से पढ़ाई पूरी नहीं होने वाली है। बिल्कुल इनको लिखते चलिए, पढ़ते चलिए। यस, E इज इक्वल टू, यहाँ पर 1/4πε0k, ओके, P अपॉन R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये चीज हमने लिख दिया है, कोई बात नहीं है, 3/2। ओके, यहाँ पर एक बात हम करते हैं जरूर, जैसे जो वैद्युत द्विध्रुव होता है, पिछले वीडियो में भी हमने बताया, ये जो चार्ज होते हैं, चार्ज कोई बहुत दूरी पर नहीं होते हैं, बिल्कुल पास पास में होते हैं, बहुत नजदीक सेपरेशन जरूर होता है, इनके बीच में थोड़ी दूरी जरूर होती है, लेकिन बहुत ज्यादा दूरी नहीं होती है। और इसके मध्य बिंदु से अगर हम r दूरी ले रहे हैं तो इस r की तुलना में जो ये मान l होता है वो बहुत कम होता है। तो इस स्थिति में जैसे अगर l का मान बहुत ही कम हो r की तुलना में, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, l को छोड़ देते हैं, यहाँ पर l को हम छोड़ देते हैं। तो E इज इक्वल टू 1/4πε0k P। अगर हम एल स्क्वायर को छोड़ देंगे अगर, तो क्या होगा, ध्यान दीजिए यहाँ पर एक बार, एल स्क्वायर को हम छोड़ रहे हैं क्योंकि आर की तुलना में एल का मान बहुत ही कम है, इसलिए तो हमने छोड़ दिया। तो क्या बचेगा, आर स्क्वायर और ये घात तो रह जाएगा ना 3/2। तो यहाँ पर जो घात है, घात को अगर सॉल्व करते हैं तो 2 × 3/2 होगा, 2 कैंसिल हो गया, 3 बच गया। तो यहाँ पर जो घात आता है r का वो क्यूब हो जाता है। यही है वैद्युत द्विध्रुव
के लिए सूत्र है। और अगर यहाँ पर हम जानते हैं कि वायु अथवा निर्वात के लिए के का मान 1 होता है, तो वायु अथवा निर्वात के लिए के का मान अगर 1 हो, यहाँ पर अगर हम 1 रख दें तब ये क्या हो जाएगा, 1 रख देंगे तो विलुप्त हो जाएगा। यानी कि अब फार्मूला होगा, स्पष्ट रूप से आप लिख लीजिए, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपान आर क्यू। ये है फार्मूला, इस फार्मूले को याद कर लेना चाहिए। और अगर हम पिछले फार्मूले से इसका कंपैरिजन करें कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्षीय रेखा पर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए जो हमने सूत्र प्राप्त किया था, वह सूत्र था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p अपान आर क्यूब। और यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसके निरक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहाँ पर जो आप सूत्र देख रहे हैं, इस सूत्र में यहाँ पर 2 नहीं लगा हुआ है। इसका मतलब कि अक्षीय रेखा पर जो क्षेत्र प्राप्त होता है वो सीधा इसका डबल क्षेत्र प्राप्त होगा। ओके, इसको हमने आपको समझाने का कोशिश किया है। फिर अगला जो टॉपिक है अगले वीडियो में हम देंगे। मैं भरपूर समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, आपको भी समझने का प्रयास करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।